उसमें वो लिख के गए कि भारत के बंटवारे के लिए कैसे माउंटबेटन ने टेलीफोन किया अपने दोस्त, जो उनके दोस्त हाई स्कूल में थे, रेडक्लिफ, उनसे कहा कि भारत का बंटवारा होना है, आपको भारत पहुंचना है। उन्होंने, रेडक्लिफ ने रिप्लाई दी, उस किताब में लिखा है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए कम से कम 3 साल चाहिए। माउंटबेटन ने कहा समय कम है, 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते, तुम्हें आना है किसी कीमत पे। उनकी हाई स्कूल की दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए वो भारत आए, दिल्ली से कहीं गए नहीं। लेकिन माउंटबेटन के एक रिश्तेदार भी थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और बड़े खतरनाक रिश्तेदार थे। यह रिश्ता आज तक पता ही नहीं चला। उन्होंने रेडक्लिफ से कहा, यह उस किताब में लिखा है, रेडक्लिफ से कहा 3 महीने नहीं, 1 महीने में करिए। 35 दिन के अंदर रेडक्लिफ दिल्ली से कहीं गए नहीं और दिल्ली में बैठ के नक्शे पे लाइन खींच दी। और उसी किताब में रेडक्लिफ का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने कहा कि इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, यह मैं जघन्य अपराध मुझसे कराया गया। और 14 अगस्त से पहले भारत चले गए। और जब भारत का झंडा फहराया जा रहा था, उस वक्त भारत का बॉर्डर भी डिमार्केट नहीं किया गया था, बाउंड्री पता ही नहीं थी। पंजाब में जिस दिन 15 अगस्त भारत में मनाई जा रही थी, दिल्ली में, पंजाब में 50,000 औरतों का रेप हुआ था, और हम यहां विजनरी स्पीच दे रहे थे। बंगाल में लाशें ढूंढ रही थी माएं और बहनें अपने बच्चों की। हमें इस झूठ के साथ आजादी मिली है और उसी झूठ के साथ हम चल रहे हैं। जब तक ये झूठ चला तब तक बहुत लोग आए, और इस झूठ पे से हल्की सी कालिक पुती है, इसलिए अब दूसरे लोग आने शुरू हो गए। ऐसे ही एक किताब है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये हिंदुस्तानी ने लिखी है, 24 कैरेट के हिंदुस्तानी ने लिखी है, राजस्थान के रहने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ऑफिस में काम करते थे। इंदिरा गांधी थी तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर बने, पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर बने। जीवित हैं, बड़े महान और मस्त आदमी हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि ये डिबेट के रेफरेंस में मैं कह रहा हूं, इसलिए वो किताब मैंने ढूंढी, क्योंकि मुझे कोई रेफरेंस देना था, तो मुझे कोई ऐसी घटना निकालनी थी कि ये वाकई में कभी हुई है या नहीं हुई है। भारत में एक लोक नायक के नाम से एक साहब मशहूर हुए, जिन्हें जयप्रकाश नारायण कहते हैं। उन्होंने किस सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाया यह विषय नहीं है, लेकिन एक जन आंदोलन बड़ा खड़ा किया आजाद भारत के बाद। सत्ता का परिवर्तन हुआ, यह भी मेरा विषय नहीं है। जब उनकी मृत्यु हुई तो भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ही वॉज ए ग्रेट गाय, बहुत बड़े आदमी थे। यकायक माउंटबेटन के रिश्तेदारों में से सब खड़े हो गए कि यह कैसे हो सकता है, वो तो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं थे। यह बात आप सोचिए 79 से मेरे दिमाग में है। मैं उस वक्त हाई स्कूल में था और मुझे जवाब अभी 6 महीने पहले मिला। एक किताब मैंने खरीद के रखी 2 साल पहले, खरीद के रख ली, पढ़ता नहीं था मैं, लेकिन ये कुछ ऊपर वाले की देन है, सही समय पे मुझे वो मिल गई। मैं अपने साथी ओम यादव जी, जो बनारस से आए हैं, ग्रेजुएट हैं, मेरे साथ, मेरा पूरे साथ रहते हैं 24 घंटे, सब छोड़ दिया है उन्होंने। मैं उनको कुछ देता लेता नहीं हूँ, वो सिर्फ वॉलंटरी मेरे साथ पिछले 2 साल से हैं। पूरे मेरे प्रोग्राम की कथा चिट्ठा रखते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, चिंता करते हैं, युवा हैं। मैं उनके साथ बैठा था, मैं प्लेन में था, तो मैंने वो किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। आप यकीन मानिए, आपको लगेगा कि मैं कोई, और आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, मैंने जीवन में बहुत कम पूजा की है। मुझे जैसे ही मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, मुझे 5 मिनट के बाद वो बात मिल गई जो 79 से मेरे दिमाग में थी, उसका तोड़ मिला। और उस किताब के वन लाइफ इज नॉट एनफ, रिटन बाय कुंवर नटवर सिंह। नटवर सिंह ने उस किताब के पेज नंबर 42 पे 3रे पैराग्राफ में लिखा है, और कमाल की बात लिखी उन्होंने। उसमें एक रेफरेंस के लिए एक बात इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने कहा, 3रे पैरे की शुरुआत है, जवाहरलाल नेहरू फॉल इन लव विद एडविना माउंटबेटन। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है,
इसमें तो बहुत उदारवादी थे, तो इसमें क्या है, ये तो होता रहता है, ये कोई विषय थोड़ी नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय समस्या थोड़ी नहीं है। लेकिन आगे की बात उसमें महत्वपूर्ण थी। उसमें यह महत्वपूर्ण था कि इन 1960 मलेशिया के किसी आइलैंड के ऊपर एडवीना माउंटबेटन की मौत हो गई। 1960 में एडवीना माउंटबेटन मलेशिया के किसी आइलैंड पे अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। भारत की पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। यह है इस देश का खेल। यह बात मैंने इसलिए कहा कि मैं रेफरेंसेस जानबूझकर 5 जन का नहीं देता हूं कि कुछ लोग फौरन खड़े हो जाएंगे। देखिए साहब, 5 जन अच्छी बातें लिखता है, ठीक है, लेकिन इनको घर तक छोड़ के आने के लिए झूठों को इन्हीं का रेफरेंस देके पढ़ना पड़ेगा आपको। सब कुछ आपके पास है, अपने तर्कों को ठीक करिए, कंफ्यूजन को दूर करिए। एक किताब नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। एक किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। 1969 में लिखी गई यह किताब है। नेहरू जी के खास थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। उनका बेटा बाद में ये जो दार्जिलिंग नाम की जगह है वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, जिसका नाम था इंद्रजीत। किताब लिखने का नाम वाले का नाम था दुर्गा दास। दुर्गा दास ने पेज नंबर 353 के ऊपर चैप्टर 13 में वो वर्णन किया है जिसके बारे में आपको नहीं पता आज तक। उसी में लिखा हुआ है। ये मैंने कहा कि कोई दूसरा लिख दे तो लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं बार बार इसको इसलिए दोहराता हूं कि आप जरूर उस किताब को पढ़ें, एक बार मुतमईन हो जाएं कि पुष्पेंद्र ने जो कहा है कहीं गलत तो नहीं कहा, और पढ़ने के बाद जगह जगह इन बातों को करिए। तब पता चलेगा कि भारत की आजादी में जो महान लोग थे उनको कैसे समाप्त किया गया और कैसे बौनों को बड़ा करके उनको बड़ा कर दिया गया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि भारत रत्न लेने वाली जो कमेटी है उसके चेयरमैन हैं और खुद ही उस कमेटी में भारत रत्न ले लेते हैं। ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं और आज कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। दुर्गा दास ने अपनी उस किताब में जो एक वर्णन किया है वो बड़ा मार्मिक है। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होना था। वहां के मंदिर के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलावा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि मैं सोमनाथ का मंदिर है जिसको सरकार बनाने जा रही है अपने पैसे से, उस मंदिर के इनॉग्रेशन में मैं जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो वो तो एक्सीडेंटल हिंदू थे, तो उनको शर्म आई। तो उनको इस बात की नाराजगी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समारोह में न जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं राष्ट्रपति हूं, यह एक बात है, लेकिन मेरा फेथ ये दूसरी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हुए राष्ट्रपति के गए, उसमें हिस्सा लिया। एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री को इतना नागवार गुजरा कि उनकी मौत तक का कारण बने। उस आदमी को बीमार हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके वहां जाने से उनके सारे फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि राष्ट्रपति जब विदेश जाता है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट क्लियर करती है उसके। राष्ट्रपति अपने मर्जी से कहीं नहीं जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं था। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वो 4 दिन के लिए भर्ती हुए, बीमार हो गए थे, इतनी नफरत थी उन्हें। लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया, यह वर्णन है उसमें, और लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू अब बचेंगे नहीं। आप दिल्ली में जरा घूमें और बताएं कि राजेंद्र बाबू की अंत्येष्टि कहां की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक अजीब रोचक घटना है कि वो गए, उन्होंने पूरा मुआयना किया, यहां गए वहां गए, और आकर के उन्हें बताया कि विजय चौक पे, विजय घाट पे उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ठीक हो गए, वापस आ गए। लेकिन ट्रेजेडी देखिए, जो जगह लाल बहादुर शास्त्री ने राजेंद्र बाबू के लिए चुनी थी, लाल बहादुर शास्त्री की वहीं अंत्येष्टि हुई।
लेकिन इस गुस्से के कारण कि वो दिल्ली में न हो, बीमार पड़ गए, राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे